नमस्कार, मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप शीर्षक देख ही रहे हैं, दासी। तो आज हमारा जो विषय है वो दासी कहानी की चर्चा है। हम टेक्स्ट आज नहीं पढ़ेंगे, बस हम पूरे कहानी को जो है ओवरऑल एक बार संक्षिप्त में समझेंगे। सारांश जो है इसका क्या है कहानी का। तो कहानी की शुरुआत ही होती है, ये सबसे पहले पात्र जान लीजिए कौन कौन से हैं। तो एक है बलराज, जो भारत से है। दूसरा है तिलक, वो भी भारत से है। फिरोजा, वो तुर्क से है। इसके बाद अहमद, वो भी तुर्क से है। सुल्तान, वो भी तुर्क से है। इसके बाद और एक है इरावती, भारत से है। इसके अलावा है धन्यदत्त, वो भी भारत से है। देखिए, मैंने पाठ में जितने कैरेक्टर हैं उन सबका नाम लिख करके यहाँ पर, ताकि कहानी को समझने में हमें सुविधा हो। अब ये बलराज और तिलक, जैसा कि मैंने कहा, भारत से है। फिरोजा, अहमद, सुल्तान जो है, सुल्तान का मतलब वहाँ का राजा। अब देखिए, तिलक को भी वहाँ पे राजा साहब के नाम से संबोधित किया जाता था। और तिलक जो था वो सुल्तान का मुख्य सलाहकार था। मुख्य सलाहकार का मतलब चीफ एडवाइजर, जिसको हम लोग कहते हैं। कहानी कुछ इस तरीके से, देखिए, कहानी को समझने के लिए हम लोग दृश्यों में बांट देते हैं ताकि कहानी हम आसानी से समझ सकें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रसाद जी की रचना है, प्रकृति चित्रण तो मिलेगा ही। इसके अलावा सबसे ज़्यादा अगर असुविधा इस पाठ में है, चूँकि क्या है कि ये पाठ जो है जयशंकर प्रसाद की कहानी के अंत से लिया हुआ है, जिसके कारण कहाँ से शुरू होता है, कौन से पात्र कहाँ पर आते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमारे दिमाग में जो है उलझन की तरह हमेशा सामने आती रहती है। तो ज़्यादा जो है हमें क्या करना है, चीज़ों को समझना है कि किस तरीके से। तो आपको क्या करना है, देखेंगे कि कैरेक्टर जो है वो अपनी बातों को रख देता है, लेकिन उसके सामने बलराज बोल रहा है कि फिरोजा बोल रहा है कि अहमद बोल रहा है, तिलक बोल रहा है, ये चीज़ें नहीं हैं कहीं कहीं पर। तो इससे क्या होता है कि बहुत दिक्कतें आती हैं सामने। तो फिलहाल मैं आपको ये सारी बातें जो है यहाँ पर संक्षिप्त रूप से इस कहानी के माध्यम से समझा देता हूँ। और अगली वीडियो में जो है हम लोग इसका एक दो पार्ट में जो है हम टेक्स्ट इसका पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो है हम लोग पहले क्या करते हैं कि इसके समरी जो है, यानी सारांश जो है वो समझ लेते हैं। तो शुरुआत में ही, कहानी की शुरुआत ही ऐसी होती है कि बलराज युद्ध में हार चुका है और बलराज आत्महत्या करने जाता है। उस समय फिरोजा जो है रोकती है उसे वो आत्महत्या करने नहीं देना चाहती। लेकिन बलराज का कहना है कि वह युद्ध हार चुका है, अब उसके जीवन में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और सुल्तान जो है सभी सैनिकों को निकाल दे रहे हैं। चूंकि बलराज और तिलक दोनों, मैंने कहा कि भारत से हैं, और वो चूंकि बहुत ही गरीब थे, गरीब इतने कि कंगाल जिसको कहा जा सके, उनके पास पैसे नहीं है। तो वो पैसे कमाने के लिए भारत से तुर्क चले गए। देखिए, बलराज और इरावती
एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तिलक और इरावती का संबंध भाई बहन का है। तिलक जो है बचपन में ही तुर्क चला गया, यानी जब इरावती छोटी थी तभी। बलराज उससे प्रेम करता था। बलराज भी अपने निजी स्वार्थ यानी कह सके कि अपने आप को एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा के जहाँ पे उसके पास बहुत सारा धन हो, अपने जीवन को सहज और सरल तरीके से, अच्छे तरीके से जी सके, ऐशो आराम से जी सके, इसलिए वह भी जो है भारत से तुर्क चला जाता है। और वहाँ जाकर किसके पास चला जाता है? सुल्तान के पास। वहाँ जाकर के भारत को लूटने के लिए जो है वो सारी प्रक्रिया जो है वो सारी चीज़ें करता है। और ये जो तिलक है, यह भी जब गया था सुल्तान के पास तो साधारण सा व्यक्ति था, साधारण पोस्ट पर गया और धीरे धीरे जो है सुल्तान का मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। अब तिलक जो है, अब उसका मुख्य काम यही होता था कि भारत को लूटने के लिए नई नई तरकीबें जो है वह किसको देता था? सुल्तान को देता था। सुल्तान अहमद के माध्यम से भारत में लूटपाट करते, वहाँ से पैसा लेकर के आते, लेकिन अहमद भारत जाता था क्या? घोड़ों का व्यापारी बनकर। घोड़ों का व्यापारी बनकर, घुड़सवार जो है, इनको जो घोड़ों की सवारी करते हैं उनको घुड़सवार कहते हैं। देखिए पाठ में शब्द दिया हुआ अश्वारोही। अश्वारोही, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, अश्वारोही हमारे घोड़े पे सवार हुआ व्यक्ति, यानी घुड़सवार, जिसको हम सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं। तो आते हैं वापस कहानी की तरफ। बलराज और फिरोजा के बीच में बातचीत हो रही है। बलराज मरना चाहता है लेकिन फिरोजा जो है उसे रोक देती है, उसे मरने नहीं देती। फिरोजा बलराज को याद दिलाती है किसकी? इरावती की। कहती है कि तुम आज मर जाओगे तो इरावती का क्या होगा, जिसे तुम छोड़ करके भारत आए हो। बेहतर यही है कि तुम भारत चले जाओ, वहीं जाकर के मरो, जैसे भी रहो, लेकिन भारत चले जाओ। और कुछ पैसे जो है, सोने के सिक्के जो है, उसके हाथों पे रख देती है, 5 सिक्के। बलराज जो है वहां से चला जाता है। इसके बाद तिलक उनकी बातों को सुनता है। तिलक और फिरोजा के बीच में बातचीत होती है वहां पर। चूंकि फिरोजा भी एक गुलाम है, दासी है, और अहमद और फिरोजा जो है वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ठीक है। इसके बाद तिलक और फिरोजा में बातचीत होती है तो बलराज के बाद से, यानी मैंने हिंदू होकर के अपने ही हिंदुओं पर अत्याचार किया, इन सारी बातों को सुन करके तिलक का जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है। हृदय परिवर्तन होने के कारण उसे भी बुरा लगता है कि मैं कैसा व्यक्ति हूं कि सुल्तान को जो है चीफ एडवाइजर हूँ, सुल्तान का मुख्य सलाहकार हूँ, और वो क्या करता है, नई नई सलाह देता है कि किस प्रकार कौन कौन सी रणनीति है जिससे हम लोगों को लूट सके, ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त कर सके। इन सारी बातों से अब जो उसे गिल्टी फील होती है, तो वह क्या करता है, कहता है कि एक काम करो, मेरी भी एक बहन है, उसके बारे में जो है पता नहीं है, उसने कभी देखा नहीं, इसके बारे में जिक्र नहीं है, अगर नाम वो बता देता तो शायद यहीं पर कहानी जो है सुलझ जाता। तो उसने क्या किया, फिरोजा को भारत भेज दिया, और फिरोजा जो है, फिरोजा के छोड़ने के बदले 1000 मुद्राएं जो है देनी थी, लेकिन तिलक ने क्या किया, उसे बिना पैसे लिए ही उसे छोड़ दिया। बस इस शर्त पे छोड़ा कि तुम जाकर के अहमद से कहना कि पंजाब के बाहर जो है इधर उधर जो है लूटपाट ना करे। फिरोजा उसकी बात मान जाती है और वापस जो है अहमद के पास भारत चली आती है। क्योंकि अहमद भारत में आकर के
मैंने कहा कि अश्वारोहियों के दल में आकर के वह क्या करता है, घोड़ों की खरीद बिक्री करता है, लोगों को लूटता भी है। आकर के फिरोजा अहमद को ये सारी बात बताती है, लेकिन अहमद जो है उस समय तो बातों को मान लेता है, लेकिन उसके पीछे जो है, फिरोजा के पीठ के पीछे उसकी दूसरी ही रणनीति है। वह उस पंजाब का शासक बनना चाहता है और जितनी भी योजनाएं और षड्यंत्र बनाता है वह फिरोजा के पीठ के पीछे, क्योंकि फिरोजा अगर सुनेगी तो उसे बुरा लगेगा, हो सके तो फिरोजा उसे छोड़कर चली भी जाए। लेकिन अब ये पार्ट जो है खत्म हो गया, फर्स्ट जो सीन है वो खत्म हो गया। अब सेकंड सीन यानी भारत, बलराज भारत आ चुका है। आकर के मंदिर में प्रणाम करता है, मंदिर में भगवान के सामने अर्चना करता है कि किसी तरीके से जो इरावती उसे मिल जाए। संयोगवश इरावती जो है सामने से आती है, वह उसे देखता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन इरावती इस बात से मना कर देती है। क्यों? क्योंकि इरावती को तुर्क सैनिकों ने चतुष्पथ के राह पर जो है, पथ पर जो है, उसको क्या किया है, बेच दिया है। बेच दिया है, किसको बेचा है? मैंने कहा बनारस के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था धनदत्त, उनको बेच दिया है। इरावती ने कहा कि मुझे केवल ऐसे ही नहीं बेच दिया गया, बेचने के पीछे और बेचने के समय मैंने कागज पे दस्तखत किए हैं, यानी हस्ताक्षर, सिग्नेचर, और बहुत सारे उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस थे, यानी बहुत सारे नियम थे कि इन चीज़ों को मुझे मानना पड़ेगा। यानी इरावती कहती है कि अगर मेरा मालिक मुझे जान से भी मार दे तो मैं उफ तक नहीं करूँगी, उसका पूरा अधिकार मुझ पर है, वह जो चाहे मुझसे सलूक करे, लेकिन मैं एक भी बार उसका विरोध नहीं करूँगी। यदि वो चाहे तो मुझे किसी दूसरे व्यक्ति को भी बेच दे, यदि मुझे चाहे तो मेन सड़क पर यानी मुख्य सड़क पर जो है मुझे घसीटते हुए लेकर के जाए, फिर भी जो है मैं इसका विरोध नहीं करूँगी। इन सारी बातों को बोलते हुए वो कहती है कि मुझे जाने में देर हो रही है, क्योंकि उसका जो स्वामी यानी जो धनदत्त है, जिसने उसे खरीदा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो उपवन में जो है अभी रहता है, और वो अभी मंदिर जो अपनी स्वामिनी यानी धनदत्त की पत्नी के साथ आई है, इसलिए वह उसके पास चली जाती है। अब बलराज भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन तब तक वो दूर निकल जाती है। अब बलराज क्या करता है? बलराज के पास जीने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि वह तुर्क से भारत केवल और केवल इरावती के लिए आया था, लेकिन इरावती भी उसके साथ जाने से इनकार कर देती है, इसलिए उसके जीवन में अब कोई रास्ता नहीं दिखता है। वह बार बार उपवन से लेकर के मंदिर तक जो है हमेशा आते जाते रहता है। कारण इसलिए कि वह ऐसा कभी सोचता है कि फिर से कहीं इरावती से एक बार जो है मिल जाए उससे, तो फिर बातचीत हो। लेकिन जब वह बहुत दिन, बहुत प्रयास के बाद जब नहीं मिलती है, तो निराश होकर के वो सड़क पर जो है वो चला जा रहा है पागलों की तरह। उसी समय अहमद अपने साथियों के साथ आ रहा था, तो किसी घोड़े से टकरा जाता है, तो वो कहता है कि देख के नहीं चल सकते क्या? क्योंकि आवाज बलराज और अहमद एक दूसरे को पहचानते थे। अब यहाँ पर अहमद कहता है कि फिरोजा भी है मेरे साथ, अगर वो उससे रास्ता पूछता है कि भाई बनारस कौन सा रास्ता जाता है, तो चूंकि बलराज अहमद को भली भांति जानता है कि अहमद कैसा व्यक्ति है, इसलिए उसे संदेह होता है। लेकिन अहमद क्या कहता है कि कुछ साड़ियाँ खरीदनी है फिरोजा के लिए।
चूंकि अब जैसे ही फिरोजा का नाम बलराज सुनता है उसके चेहरे पे मुस्कान, उसकी एक कहते हैं ना कि आशा, तो आशा जो की किरण जो है बलराज के मिल जाती है। तो बलराज और अहमद जो है एक साथ चले जाते हैं। यहाँ पर ये सीन खत्म हो गया, ठीक है। अब तीसरे सीन में जाते हैं, थर्ड। देखेंगे होता ये है, बनारस के एक शहर का दृश्य है। वहाँ पर वहाँ के जो राजा थे उनके सैनिक जो है नगर में हैं, और फिरोजा और अहमद और बलराज तीनों जो है, दोनों अहमद और फिरोजा पास पास दुकानों में खड़े हैं, बीच में बलराज खड़ा है। फिरोजा कपड़ों को देख रही है, देख करके उसमें से छांट छांट करके सब एक जगह रखते जा रही है, और अहमद जो है दूसरी दुकानों पे जो खूबसूरत जो जेवर वगैरह जो है उन सारी चीज़ों को देख रहा है। जैसे ही अहमद ने फिरोजा को बुलाया दिखाने के लिए, फिरोजा वैसे ही रख करके उसकी तरफ चली जाती है। तो दुकानदार जो है वो कुछ कहते हैं कि कुछ लेना देना है नहीं, भिखारी की तरह हो, सिर्फ जो है कभी जीवन में अभी कैसा कभी कभी जीवन में ऐसा इसने देखा नहीं। ये सारी बातें जो है बलराज को भी बुरा लग जाता है, अहमद को भी बुरा लग जाता है, फिरोजा को भी, तीनों को ही। अहमद क्या करता है, तलवार निकाल करके जो है उसे गर्दन पे रख देता है, ठीक है। उसी समय बलराज भी उनके साथ था। उसी समय जो है इरावती आती है और जिसे मारने की कोशिश करता है वो और कोई नहीं, धनदत्त ही है। अब बलराज जो है इरावती को पहचान लेता है, वो जल्दी से कहता है कि यही है इरावती, छोड़ दो इसे। फिरोजा को भी समझने में देर नहीं लगती है, वो अहमद से कहती है कि अगर तुम्हारा इससे कोई नुकसान नहीं तो छोड़ देना, मारना मत। और वो तीनों जो है, अहमद, फिरोजा, बलराज और इरावती, सभी वहां से चले जाते हैं पीछे के दरवाजे से, धनदत्त के पीछे के दरवाजे से, क्योंकि सैनिक वहां पे आ गए थे, राजकीय सैनिक जो थे युद्ध करने के लिए। इसलिए माफ कीजिएगा, बीच में कुछ छोटी छोटी बातें हैं उसको मैंने छोड़ दिया है। मैं मूल रूप से कहानी को एक ढांचा बांधने के प्रयास कर रहा हूँ। अब देखेंगे वो सीन यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सीधे सीधे जो है वो रावी नदी के किनारे महल में अहमद जो है अपना आराम कर रहा है, और उसको देखभाल करने का काम जो है इरावती को दिया गया है। फिरोजा की तबीयत ठीक नहीं है, तो इरावती जो है सीढ़ियों पर बैठ करके ऊँघ रही है। अहमद आता है, देखता है इरावती। अब अहमद के मन में थोड़ा सा इरावती को लेकर के दूसरे प्रकार की भावना, यानी दुष्टता की भावना, या कहे कि वह उस पर गलत निगाह डालना चाहता है, जिसके कारण वह इरावती को अपने पास कोशिश करता है लाने के लिए। शरबत उससे बनाता है, कहता है शरबत पीने के लिए, शरबत इरावती बनाती है। लेकिन जैसे ही अहमद उस पर बुरी नजर डालता है, पीछे जो है फिरोजा आ जाती है। फिरोजा को अहमद से ये उम्मीद नहीं थी, इसलिए फिरोजा इरावती को लेकर के, यानी फिरोजा और इरावती दोनों उस महल से निकल जाते हैं। ये दृश्य यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट जंगल की बात आती है कि फिरोजा और इरावती दोनों जंगल में छुपे हुए थे, तो घोड़ों के टापों की आवाज़ जो है सुनाई देती है। देखते हैं कुछ घुड़सवार जो है वो आ रहे हैं। ये घुड़सवार कौन थे? ये बलराज थे। क्योंकि बलराज जाट है और वहां के जो जाट जितने थे वो तुर्कों के अत्याचार से परेशान हो गए थे।
तो बलराज भी जाट था और वहाँ के जितने भारत के लोग जो जाट थे उसको बलराज ने क्या किया, अपने साथ मिला लिया और वो जाटों का सरदार बन गया और किसके खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया, अहमद के खिलाफ, तिर्कों के खिलाफ। और उधर तुर्क से तिलक भी अहमद की जो स्थिति थी, यानी अहमद का जो वह क्या उसका प्लान था कि वह क्या करना चाहता था, पंजाब का शासक बनना चाहता था और लोगों को लूट रहा है। इन सारी चीज़ों को पता लगने के कारण उसके मंसूबे अच्छे नहीं हैं। इस बात का सुल्तान से परमिशन लेकर के तुर्क सैनिकों के साथ भारत के लिए कूच करता है, भारत के लिए रवाना होता है। उधर बलराज जब फिरोजा और इरावती को देखता है तो सम्मान पूर्वक जो है उससे बात करता है। उसी समय अहमद अपने सैनिकों के साथ वहां पर आ जाता है। उन दोनों के बीच में युद्ध होता है जिसमें अहमद मारा जाता है। ठीक है, अहमद के मारे जाने पर तिलक भी वहां पहुंच जाता है उस युद्ध में। इसके बाद फिरोजा अहमद के कब्र पर दासी बन जाती है और उसकी सेवा करती है और बलराज और इरावती, राजा और रानी, तिलक भी भारत आ जाता है और फिरोजा आजीवन यानी पूरी उम्र जो है वह किसके कब्र पर, अहमद के कब्र पर दासी की तरह अपना जीवन व्यतीत करती है। तो कहानी यही है, मूल रूप से कहानी में क्या दिखाया है, दो देशों की। और जयशंकर प्रसाद की खासियत है कि उनकी कहानी में ऐतिहासिक पात्र और ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर के कहानियां जो है वो हमारे सामने आती है। तो आशा करता हूँ कि ये पाठ आपको सारांश इसका समझ में आया होगा। इसके जो प्रमुख प्रश्न हो सकते हैं वो इसमें आपका बलराज के चरित्र चित्रण है, इरावती है, फिरोजा के बारे में पढ़िए। कहानी को समझने के लिए आपको सबसे बड़ी बात यहाँ पे कौन कौन से तथ्य है आप उनको सीन में जिस तरह मैंने डिवाइड कर दिया आप भी उसे डिवाइड कीजिए। अगर आपको कहानी नहीं समझ में आती है तो जो भी लाइन जिसने कहा है उसके सामने लिखा नहीं हुआ है कि अहमद ने कहा कि फिरोजा ने कहा, तो आप पेंसिल से जो उसके सामने लिख लीजिए, ये तिलक कह रहा है, ये बलराज कह रहा है, ये फिरोजा कह रही है, अहमद कह रहा है, ये इरावती कह रही है। तब क्या होगा, दूसरी बार जब उस पाठ को पढ़ते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये पाठ समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।